हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। So this is our 10th video lecture of chapter stoichiometry and we are dealing with the gas laws। ये है टॉपिक एमोंटोन्स लॉ यानी थर्ड गैस लॉ जो आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसी के साथ आइडियल गैस इक्वेशन सीखेंगे और मोल्स के रिगार्डिंग जो फॉर्मूलाज गैसेस के लिए मतलब यूज में लिया जाता है, वो थर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल भी सीखेंगे। और हर वीडियो के स्टार्ट में एज आई ऑलरेडी हैव सेड इन मेनी ऑफ द वीडियो लेक्चर्स कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है केमिस्ट्री में, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इट टू मी। अगर आपको कोई चैप्टर पहले चाहिए, मतलब किसी चैप्टर का वीडियो लेक्चर पहले चाहिए, you can write it in the comment, you can suggest it to me, that would be very helpful for me, and kindly do give a feedback of how you like my teachings। सही है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, अब हम लोग थर्ड गैस लॉज के बारे में, एमोंटोन्स लॉ। एमोंटोन्स लॉ बेसिकली कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, ये ठीक ठीक चार्ल्स लॉ की तरह ही है। अकॉर्डिंग टू इट for a given amount of gas at constant volume, the pressure of the gas increases by a factor of 1 by 273.15 times of its own value at 0 degree Celsius for every degree Celsius rise in temperature। मतलब क्या हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एमोंटोन्स लॉ ऑन सेल्सियस स्केल, देयर आफ्टर वी विल स्टडी द सेम लॉ दैट इज एमोंटोन्स लॉ ऑन केल्विन स्केल, और क्यों उसमें कन्वर्ट हुआ उसका नीड भी समझेंगे। ठीक है, इस लॉ में एमोंटोन का कहना ये था कि अगर मान लेते हैं कोई गैस है और उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है पी नॉट, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो जो प्रेशर होगा पीटी वो हो जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273.15, यानी इतना टाइम्स जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं यही टेम्परेचर हम 2 डिग्री सेल्सियस कर दें तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273.15 इंटू 2। 3 डिग्री सेल्सियस कर दें तो फिर इंटू 3 से बढ़ जाएगा। अगर ऐसे ही टी डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा पीटी वुड बी पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस। सो दिस वाज द फाइनल इक्वेशन कि अगर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है पी नॉट, तो टी डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होगा। इसी चीज को हम लोग चाहें तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वी कैन रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली एज वेल। कैसा? तो एक ग्राफ प्लॉट करें, ये मान लेते हैं प्रेशर है, और जस्ट अ सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ये हल्का गड़बड़ ड्रॉ हो गया है। इट वुड बी लाइक दिस। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो इक्वेशन है अपने पास Pt इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273.15 into T degree Celsius। Now this T degree Celsius is on x axis, तो ये है x axis पे है T डिग्री सेल्सियस, तो ये जो मल्टीप्लाइड होगा ये होगा अपना स्लोप mx, और ये होगा इंटरसेप्ट, और ये हो गया y। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जाएगा, जिसमें स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मैं बात करूं कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, अगर ये थीटा एंगल है तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी पी नॉट अपॉन 273.15 टाइम्स। और अगर इंटरसेप्ट की बात की जाए तो ये इंटरसेप्ट आएगा माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस।
ये आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों है वो समझ में भी आता है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रेशर जीरो हो जाए, तो ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये जो T डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी वो -273.15 डिग्री सेल्सियस आएगी। ठीक है, अब आगे समझा जाए। अब इसी स्केल को केल्विन स्केल पे कन्वर्ट किया गया। पहली बात तो ये जो मन में आती है, अरे यार जब डिग्री सेल्सियस पे ये अवेलेबल ही था, मतलब पूरा स्केल डिग्री सेल्सियस के लिए बना ही था, तो व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ कन्वर्जन ऑन टू केल्विन स्केल? तो पहला नीड ये है जो समझ में आता है कि अगर हम बात करें कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ये डिग्री सेल्सियस में हो तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इंटरसेप्ट, यहाँ एक इंटरसेप्ट भी मौजूद है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है आइए सीख लें। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि प्रेशर अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं कि चलो है, लेट अस सपोज की है, तो लेट अस सपोज कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो प्रेशर को भी फिर 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी एक इंटरसेप्ट रह जाता है, एक इंटरसेप्ट रह जाता है। मतलब T डिग्री सेल्सियस अगर 0 होता है तो भी प्रेशर जो है वो 0 नहीं होता है। तो वी रिक्वायर्ड स्केल सच दैट, जिसकी प्रोपोर्शनैलिटी सीधी सीधी डायरेक्ट हो, यानी वी रिक्वायर्ड स्केल विथ नो इंटरसेप्ट। नो इंटरसेप्ट, अब नो इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? नो इंटरसेप्ट का सीधा मतलब ये है कि सच दैट अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन हो तो प्रेशर का भी वैल्यू 0 ही हो जाए। ऐसे स्केल का रिक्वायरमेंट है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो तो प्रेशर की भी वैल्यू 0 हो जाए। तो अब ऐसा स्केल है केल्विन स्केल कैसे? तो अगर हम लोग लिखें Pt इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273, ऐसे था, क्या था ये था पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस। अगर हम पी नॉट को कॉमन ले ले, वी कैन राइट पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस बाई 273.15। और अगर इसे और देखा जाए, सॉल्व किया जाए, इफ वी सॉल्व इट फर्दर, अगर इसे सॉल्व करें और, तो वी विल बी गेटिंग ये कुछ ऐसा कि Pt अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस टी डिग्री सेल्सियस बाई 273.15, और कुछ नहीं है और तो प्लस जीरो तो लिख ही सकते हैं, तो प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टी डिग्री सेल्सियस में जब 273 जोड़ा जाता है तो इसे ही एक यूनिट बना दिया गया। क्या बोल दिए हम लोग? इसे बोल दिए टी केल्विन। ऐसे ही इसे क्या बोल दिए? इसे बोल दिए ये 0 यानी टी नॉट केल्विन। तो ऐसे ही अब हम लोग बोल रहे हैं कि Pt अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू टी केल्विन अपॉन टी नॉट केल्विन। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो देयरफॉर Pt अपॉन टी इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन टी नॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर टी नॉट था तो प्रेशर पी नॉट था, जब टेम्परेचर टी हुआ तो प्रेशर भी पी हो गया, और इन दोनों की जो वैल्यूज है, द रेशियो ऑफ दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट, ये दोनों सेम है। मतलब आप समझिए, जब टेम्परेचर टी नॉट था तो प्रेशर पी नॉट था, और इनका रेशियो, जब टेम्परेचर टी हो गया और प्रेशर पी हो गया, इनका रेशियो, ये रेशियो सेम है। तो अगर ये रेशियो सेम है तो एक बात कहा जा सकता है, देयरफॉर वी कैन से कि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू के, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू के टी। लेकिन हाँ, टेम्परेचर किस यूनिट में होनी चाहिए? तो टेम्परेचर शुड बी इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो हम लोग फिर क्या बोलेंगे? देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहीं से बना एमोंटन का लॉ ऑन केल्विन स्केल। इससे हम लोग क्या सीखे कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बशर्ते टेम्परेचर क्या हो? तो केल्विन स्केल में हो। तो फिर इक्वेशन आएगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, जस्ट लाइक दैट ऑफ द चार्ल्स लॉ।
और अगर ग्राफ की भी बात की जाए तो ग्राफ भी एकदम सेम होता है चार्ल्स लॉ की तरह ही। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और टेम्परेचर में, और ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, तो अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो प्रेशर भी जीरो होगा, यानी ये एकदम ओरिजिन से ग्राफ चालू होगा। अब मान लेते हैं कि हम इसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, आई वांट टू विजुअलाइज इट, कि भाई कैसा दिखाई पड़ता होगा, है ना, इसे इमेजिन करना चाहते हैं। तो इसको ऐसे इमेजिन किया जा सकता है, एमोंटोन्स लॉ, पूरे लॉ को ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि मान लेते हैं एक डिब्बा है, ये डब्बा एक कांस्टेंट वॉल्यूम का है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि इसका वॉल्यूम बढ़ घट नहीं सकता है, ये रिजिड है। ये क्या है? ये रिजिड है, ठीक है। अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर क्या है? तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका प्रेशर P1 है, और मान लेते हैं प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें फिक्स्ड है n, ना मोल लीक होगा ना एक्स्ट्रा ऐड होगा। अब हम क्या करें कि इसके नीचे लगा दे आग, इसके नीचे क्या करें कि इसके नीचे आग लगा दें। तो जैसे ही इसके नीचे आग लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसके नीचे आग लगाएंगे तो क्या होगा, कंटेनर तो अपना वॉल्यूम फिक्स्ड रखा है, कंटेनर ना तो बढ़ सकता है ना तो नाइदर इट कैन इंक्रीज नॉर इट कैन डिक्रीज, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। यानी क्या होगा कि आस्ते आस्ते गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यानी गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ने के कारण रैंडम मोशन ज्यादा तेजी में करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा जोर से टकराएंगे। तो हम बोलेंगे कि हीट करने के चलते टेम्परेचर जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा है, और प्रेशर भी जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम अभी भी वही है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ मोल्स भी अभी भी वही हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। वी कॉल सच प्रोसेस एज आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आप समझ सकते हैं, बंद डब्बा है, गैस है, हीट करेंगे तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड हो नहीं रहा है, तो गैस ज्यादा जोर से टकराएगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। डन है बात। तो हम लोग बोले अगर यहाँ प्रेशर P1 है तो P1 अपॉन T1, और यहाँ प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है तो P2 अपॉन T2, ये वैल्यूज बराबर होंगी, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक बार भी लीटर के कंटेनर, सॉरी, एक बार भी लीटर के कंटेनर में करवाया जाता है V1, एक बार V2 के लीटर के कंटेनर में करवाया जाता है, तो इनमें कंपैरिजन करके बताना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि अगर यही कंपैरिजन ही करना है तो एक लाइन प्लॉट करना है, सिखाए थे हम पिछली बार भी, और बोलेंगे V2 के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 V1 के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1। हमको दिखाई देता है कि T2 जो है वो T1 के मुकाबले ज्यादा है, और प्रेशर तो दोनों के लिए सेम हो गया क्योंकि एक ही लाइन हम लोग लिए हैं। तो वॉल्यूम V2 T2 के कोरस्पॉन्डिंग है, V1 T1 के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वी वुड एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू बी हाइयर। सो दिस वाज एमोंटोन्स लॉ बेसिकली, ठीक है। और लास्ट क्लास मैंने एक होमवर्क भी दिया था, वो होमवर्क वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन के बीच में था, एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए। वही सेम इक्वेशन लेकर के हम लोग बात करते हैं यहाँ पर में, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। जैसे इक्वेशन होगा, मान लेते हैं पीटी वर्सेस टी का, ठीक है, पीटी वर्सेस टी। तो लेट अस टेक दिस इक्वेशन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इज इक्वल्स टू KT। तो अगर हमको PT चाहिए तो दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो PT इज इक्वल्स टू KT स्क्वायर। तो PT तो हो गया पूरा y एक्सिस पे, और टेम्परेचर हो जाएगा x एक्सिस पे, ग्राफ मिल रहा है y इज इक्वल्स टू KX स्क्वायर। यानी अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें PT वर्सेस T, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। क्लियर एकदम? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे और आखिरी गैस लॉ पे। गैस लॉ का नाम है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस है। नाउ व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन assumption, किसी प्रकार के अनुमान के ऊपर, बिना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के किसी प्रकार के अनुमान के ऊपर अगर कोई थ्योरी बनाया गया है तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, डन। अब ये लॉ नहीं है, हाइपोथेसिस और लॉ में यही छोटा सा अंतर होता है। लॉ जो एक्सपेरिमेंटली करवा करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया कि नहीं भाई देखो ये फॉलो होता है, ये सही है बात,
तो उस हिसाब से जब बनाया जाता है तो उसे लॉ कहते हैं। अब जब कोई मन में बैठे बैठे सोच रहा है कि अच्छा ये दुनिया गोल है, ये ऐसा है वैसा है दिस है, तो उसके हिसाब से जो थ्योरी बना है दैट इज अ हाइपोथेसिस। डन है जी, आगे समझते हैं। एवोगैड्रो का कहना था फॉर अ गैस टू रिमेन एट constant temperature and pressure, the volume of the gas must be directly proportional to its नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहना हुआ लॉ का? तो इस लॉ का मतलब ये हुआ, सॉरी हाइपोथेसिस का मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों बातें कांस्टेंट रहें, तो हम हमें ये मानना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे एक पिस्टन वाला कंटेनर, और ये पिस्टन वाले कंटेनर में कुछ गैस के मोल्स हैं, कुछ गैस के मोल्स हैं, N1 मोल्स हैं, वॉल्यूम इसका V1 है और इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। अब हम क्या करें कि इसमें गैस के मोल्स को ऐड करें, क्या करें कि इसमें गैस के मोल्स को ऐड करें, गैस के मोल्स को ऐड करें। तो मोल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रेशर ना बढ़े या टेम्परेचर ना बढ़े, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलाउ करेंगे, हम इसको आजाद छोड़े हैं। भाई आई हैव अलाउड यू दैट यू कैन एक्सपेंड, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्सपेंड। तो ये एक्सपेंड करेगा। अब ये जब एक्सपेंड करेगा तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो चुके हैं, N2 हो चुके हैं, जो पहले के मुकाबले ज्यादा है। अगर मोल्स बढ़ाए हैं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वॉल्यूम जो होगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगा। अगर प्रेशर वही है, टेम्परेचर वही है, तो इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे एक बस है और बस है 50 सीटर, जो आमतौर से आप लोग देखते भी होंगे अपने सिटीज में कि अगर मान लेते हैं कि एक बस है और उस बस का कैपेसिटी है 50 लोगों के बैठने के जितनी, 50 लोग उसमें बैठ सकते हैं। बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 50 लोग। तो 50 लोग अगर बस में बैठ गए तो एक पर्टिकुलर प्रेशर डेवलप हो जाता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। अब हम बोलते हैं कि जबरदस्ती और 25 लोग उसमें ठूस करके बैठाए जाए, ठीक है? तो क्या होगा, एक दूसरे पे धक्का मुक्की भी होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, गर्मी भी लगने लग जाता है, यानी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं सर यही कंफर्ट चाहिए, अगर 50 सीटर बस है, 50 लोग बैठे हैं, तो जो कंफर्ट है यही कंफर्ट चाहिए और 25 लोग को और बैठाना है, तो भाई जितने लोगों को बैठाना है उस हिसाब से बस का वॉल्यूम बड़ा करना पड़ेगा, यानी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक सा बात है कि अगर हम लोग जितने मोल्स ऐड कर रहे हैं उस हिसाब से वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोल्स ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तभी जाकर के टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह सकता है या प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह सकता है। दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अच्छा, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि दो गैस हैं, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, अगर टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, प्रेशर P है, तो कहना ये होता था एवोगैड्रो का कि अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V1 है तो दोनों में जो मोल्स होंगे ना वो सेम होंगे, यानी चाहे कोई सा भी गैस हो, ये गैस X हो, ये गैस Y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो any two gases if occupies same volume at same temperature and pressure then their number of moles will also be same। यही बात कहना था एवोगैड्रो को, एवोगैड्रो ने ये बात कही थी, ठीक है, डन। अच्छा, इससे एक बात और प्रूव होती है कि अगर मान लेते हैं कि सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, ठीक है, और एक का वॉल्यूम है V, एक का वॉल्यूम है 2V, ठीक है, तो इसमें जो मोल्स हैं उसका डबल मोल होगा इसमें। बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर है एकदम? सो दिस इज द बेसिक हाइपोथेसिस गिवन बाय एवोगैड्रो। और इसके हिसाब से अगर इक्वेशन प्लॉट किया जाए तो ये कैसा आता है, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो v इज इक्वल्स टू के एन, तो v1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू
V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, यानी वॉल्यूम अपॉन मोल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि V अपॉन N क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N। डन, ये है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब अगर हम लोग बात करें आइडियल गैस लॉ के बारे में, तो अगर इफ वी कंबाइन ऑल द थ्री गैस लॉज जो हमने पढ़ रखा है, पहला सॉरी पहला बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब भाई? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। दूसरा चार्ल्स लॉ, केल्विन स्केल की बात हो रही है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे और नंबर ऑफ मोल्स पे। तीसरा एमोंटॉन्स लॉ, इसे एवोगाड्रो इसे गे लूसेक लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, गे लूसेक लॉ भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज गे लूसेक लॉ। ये हो जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। कब? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम लोग क्या करें कि इसमें से तीन को कंबाइन करें, यहां भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, तीनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तीनों को कंबाइन करते हैं, क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब ये अगर देखें तो पीवी इज इक्वल्स टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी, ये इक्वेशन आता है। अगर आपके मन में आता होगा ये बात, अगर आपके मन में मान लेते हैं आता होगा ये बात कि अच्छा सर, आपने तीन इक्वेशंस को लिया, तीन लॉज को लिया, आपने इसको छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं भाई, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखिए यहाँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस इक्वेशन में दिख रहा है सीधा सीधा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर मोल्स और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाए। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का नाम है आर। ये क्या है? आर। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, ये प्रकार का गैस का कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का ये मतलब हुआ कि सेम फॉर डिफरेंट गैसेस। अगर अलग अलग गैसेस भी होंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी, एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेगी, यानी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो आर की वैल्यू डिपेंड करती है अलग अलग यूनिट्स पे। जैसे इसका वैल्यू क्या क्या होता है कॉमन, वो हम बता दें। ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए तो ये होता है जूल 8.314, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें, इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये जूल कहां से आ गया यार? अच्छा, इसको समझिए आप, अगर प्रेशर को हम पास्कल में लें तो पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जैसे P इंटू भी है तो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का यूनिट, तो यहीं से ये जूल आता है, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोल, तो ये ऐसा यूनिट है। और वैल्यूज की बात की जाए तो और वैल्यूज भी होता है इसका, जैसे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, बहुत आसान है, यूनिट निकालना बहुत आसान है। आप ऐसे देखिए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है तो ये एटीएम हो गया, ये लीटर हो गया, और डिवाइडेड बाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई मोल्स एंड टेम्परेचर, तो पर केल्विन पर मोल। अच्छा, और वैल्यूज की बात की जाए तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये भी वैल्यू यूज में आता है। फिर और वैल्यूज की बात की जाए तो 1.98, ये जूल से कैलोरी में बदल रहा है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये भी वैल्यू आता है। जैसे और वैल्यूज की बात की जाए तो 62 कैलोरी पर केल्विन, सॉरी सॉरी टॉर टॉर लीटर टॉर, इतना का जरूरत नहीं है हालांकि, फिर भी ये टॉर में आता है इतना वैल्यू।
पर केल्विन पर मोल। तो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज जो कि अच्छे से याद रख लेनी है। अगर हम अप्रोक्स में बात करें तो इसके वैल्यूज को आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये 8.314 को 25/3 याद रख सकते हैं। जैसे 0.0821 ये दोनों तो बराबर ही है करीब करीब, इनकी वैल्यूज को आप याद रख सकते हैं। आर की वैल्यूज हैं 8.314, इसको करीब करीब 25/3 याद रखा जा सकता है। आर की वैल्यू है 0.0821, इसे करीब करीब 1/12 याद रखा जा सकता है। जैसे 1.98 कैलोरी, इसे करीब करीब 2 याद रखा जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिला है इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ व्हाट इज एन आइडियल गैस? अभी ये तो हम लोग गैसेस स्टेट में ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे, लेकिन जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो एक आइडियल गैस होता है। अब याद रखेंगे, आइडियल गैस का सिंपल सा मतलब होता है परफेक्ट गैस। अब इस दुनिया में कोई परफेक्ट गैस नहीं है, लेकिन हम लोग गैसेस को एज्यूम कर लेते हैं, वी आइडियलाइज गैसेस। हम लोग मान लेते हैं कि अरे भाई थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी है तो नहीं, चलो आइडियल गैस ही है। बात समझ में आया है? तो ये एजम्पशन होता है, एजम्पशन बेस्ड है, मतलब एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल कंसेप्ट, है ना। चलिए आप आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का बेनिफिट ये है कि अगर हम हमारे पास चार वेरिएबल है पी भी एन टी, तो इनको आपस में लिंक करता है। क्या करता है? लिंक। और इसे कहते हैं हम लोग पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। यानी याद है क्या, हम लोग गैसियस सिस्टम जब स्टार्ट किए थे तब बता रहे थे कि गैसियस सिस्टम के अवस्था को बताने के लिए चार वेरिएबल्स का नीड है, पी वी एन टी। तो ये चारों स्टेट वेरिएबल्स को जो जोड़ता है, स्टेट वेरिएबल यानी जो अवस्था बताने वाले वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरिएबल्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, इनको आपस में जो लिंक करता है उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ठीक, डन। अब ये तो एक फॉर्मूला। अगर हम लोग चाहें तो इसी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को वी कैन राइट इन अनदर फॉर्म्स एज वेल, जैसे इसके डराइव्ड फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ डराइव्ड फॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप याद रख लेंगे, अभी से ही आगे काम आएगा आगे चल करके। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तो एक फॉर्म है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी, पी इंटू भी। तो जितना मास होगा उतना ही तो उसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो P इंटू एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वी आर टी। यानी क्या हुआ? यानी ये निकला मास बटे वॉल्यूम, और मास बटे वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस गुने मोलर मास ऑफ द गैस into D is equals to DRT. PM is equals to DRT. So this is the second form of ideal gas equation, जिससे हम लोग गैस की डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। किसका पता? गैस की डेंसिटी का पता, डेंसिटी ऑफ गैस। आर तो हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, किसमें भाई? केल्विन में। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया मोलर मास। अब गैस का मोलर मास इन जनरल फिक्स्ड ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग हालांकि एक टॉपिक पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अ टॉपिक नेम्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी के नाम से एक टॉपिक भी आगे पढ़ना है, कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद अगले पॉइंट पे। तो ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिख सकते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसे लिख सकते हैं पी इज इक्वल्स टू एन बाई भी आर बाई एन ए आर इंटू टी। आर की वैल्यू अगर ऐसा यूनिट में ली जाए तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगा। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 गुने 10 के पावर 23।
नाउ इफ यू सी इट इज अ कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, एक प्रकार का यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वैसे ही एवोगाड्रो नंबर इज आल्सो अ कांस्टेंट. नाउ वी नो दैट द रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स विल ऑलवेज बी अ न्यू कांस्टेंट. तो ये अपने को एक नया कांस्टेंट मिलता है, तो ये बनता है, और ये n बाई भी, ये n बाई भी कहलाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति यूनिट वॉल्यूम में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका नाम भी है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डेंसिटी. इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर डेंसिटी. यानी मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने लोग रहते हैं, ऐसे इस तरीके से वहां पर यूनिट एरिया होता है हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी. बट एक डब्बा हो, डब्बे के अंदर 10 करोड़ मॉलिक्यूल हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने करोड़ मॉलिक्यूल से या कितने लाख मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल एग्जैक्ट नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई टोटल वॉल्यूम, उससे पता चल जाएगा प्रति यूनिट वॉल्यूम में छोटे छोटे क्यूब वाले वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स का संख्या मौजूद है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डेंसिटी. इसे एन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, इट इज कॉल्ड एन स्टार. तो ये ऐसा आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू एन स्टार के बी टी. व्हाट इज दिस के बी, अच्छा ये केबी जो है ना, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्या कहेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये आगे चल के बहुत जगह पे पढ़ने को मिलेगा, गैसियस स्टेट चैप्टर में, अगर कोई जे एडवांस के लिए पढ़ेगा तो आई टीच द गैसियस स्टेट चैप्टर, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है, मतलब कई जगह पे मिल जाता है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऐसे कई जगह पे ये दिखने को आपको मिल जाएगा. इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप डिवाइड करके देखिए, ये करीब करीब 1 पॉइंट कितना, ये डिवाइड करें अगर तो 1.223 1.38 के करीब आता है, इंटू 10 के पावर -23. ठीक है, ये होता है. और अगर यूनिट की बात की जाए तो आप यूनिट भी देख सकते हैं, जे आर का यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, और एनए का यूनिट होता है पर मोल, तो ये आएगा जूल पर केल्विन. ठीक है, डन. This is Boltzmann constant. So this is the third equation of derived form of ideal gas equation. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिकली यही था कि अब दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया अपना, हाँ ये derived forms हमने पढ़ लिया, एक तो पढ़ा नॉर्मल PV इज इक्वल्स टू nRT, दूसरा पढ़ा हमने PM इज इक्वल्स टू DRT, और तीसरा पढ़ा है हमने P is equals to N star KBT. So these are the three forms of the ideal gas equations that we have studied. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. Now next comes we have to remember these three conditions. ये तीन conditions, चार conditions अपने को याद रखनी. ठीक है, एक है NTP, इसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. हालांकि इन दोनों पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. एक है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब आप ध्यान से समझ लें, एनटीपी की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से है, तो एनटीपी की जो वैल्यू है वो है टेम्परेचर बराबर, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, यहां लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm. ये कंडीशन है. 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.15 केल्विन. अच्छा, अगर यहां हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करें, टर्म का नाम है, टर्म इज बेसिकली कॉल्ड, वी कॉल दिस मोलर वॉल्यूम. क्या बोलते हैं इसे, मोलर वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, इसे ना वीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है. असल में मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस के एक मोल के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, यानी इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस.
किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसे ही मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले कि n मोल्स हैं और इन्होंने भी लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, तो एक मोल कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो V अपॉन n लीटर, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। दिस विल बी कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। जैसे अगर हम बोले 10 मोल है और 50 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो एक मोल के हिस्से कितना वॉल्यूम है? तो अगर डिवाइड किया जाए ऐसे, तो मोलर वॉल्यूम यानी पर यूनिट मोल कितना वॉल्यूम है, तो 50 बटे ऐसे 10 मोल है और 50 लीटर, तो 50/10 यानी 5 मोल प्रति लीटर। तो इट वुड बी 5 मोल पर लीटर। जैसे एग्जांपल के लिए लिख भी दें 10 मोल, और अगर 50 लीटर तो एक मोल कितना लीटर? 5 लीटर, यही होगा मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां मोलर वॉल्यूम अगर निकाले हम लोग एनटीपी के लिए, तो मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा? तो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, इक्वेशन वी हैव स्टडीड, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड द इक्वेशन। क्या पढ़े हम लोग? हमने पढ़ रखा है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी। एन की वैल्यू 1 हो, आर का वैल्यू 0.0821, क्योंकि एटीएम वाला यही वैल्यू होता है, याद है क्या? लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है जी? टेम्परेचर है 273.15, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रेशर, दैट इज 1। ये वैल्यू निकल करके आता है, दिस वैल्यू कम्स टू बी 22.4 लीटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। यानी अब हम लोग ये समझ गए कि एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसकी वैल्यू है 22.4 लीटर, जिसे 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या एमएल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मोलर वॉल्यूम हुआ ना, ये क्या हुआ? मोलर वॉल्यूम हुआ ना। मोलर वॉल्यूम कितना आ गया? 22.4 लीटर। अब एसटीपी के कंडीशंस की बात की जाए, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। सॉरी 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 सॉरी, इट इज नॉट 1 एटीएम, इट इज रादर इट इज, ये कितना है भाई? ये है 1 बार। अब 1 बार और एटीएम में हल्का सा अंतर होता है, कितना? 1.013 बार मिलाकर के एक एटीएम होता है। तो एक एटीएम असल में थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है प्रेशर का। तो ऊपर थोड़ा प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम हल्का कम आएगा। यहां अगर मोलर वॉल्यूम निकाला जाए तो क्या आएगा? एन आर टी बाई पी, एन की वैल्यू 1, चूंकि एक मोल का ही वॉल्यूम निकालना है, और बार में ये होता है 0.083 इंटू टेम्परेचर 273.15 केल्विन अपॉन 1 बार का प्रेशर, ये 22.7 लीटर आता है। वो बात समझ में भी आना चाहिए, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ रखा है कि अगर प्रेशर थोड़ा कम होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा, प्रेशर थोड़ा कम तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर है एकदम? ये क्लियर होना चाहिए, आसान सी बात है। तो अब यहाँ मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट निकला। आरटीपी की बात करें और एसएटीपी की बात करें, एसएटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। ठीक है, 298.15 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू 1 बार। जबकि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टेम्परेचर तो वही रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर 1 एटीएम होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। अब आप समझिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब इस इन सब से मोल्स का क्या वास्ता? देखिए, अगर हम बात करें ओनली फॉर गैसेस, तो हमें एक इक्वेशन मिला, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर हमको गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता हो तो हम लोग मोल्स बता सकते हैं। मोल आ जाएगा पीवी अपॉन आरटी। ये सिंपल हुआ। फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हम लोग बता सकते हैं कि मोल्स की वैल्यू कितनी है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनटीपी और एसटीपी के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनटीपी पे हमने पढ़ रखा है कि एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो कोई अगर सिंपली बोले फॉर एग्जांपल कि 44.8 लीटर हीलियम गैस है, तो आप क्या बोलोगे? कितना मोल है? तो वी वुड इजिली से कि भाई 2 मोल है। कैसे पता किया आपने? तो आपने देखा कि 22.4 लीटर के कितने गुना है? तो दुगुना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम।
मोलर वॉल्यूम जो कि होता है 22.4 लीटर। तो ये एक फॉर्मूला निकला। सिमिलर मैनर में, जस्ट सेकंड, सिमिलरली एसटीपी की अगर बात की जाए तो यहां हम बोलेंगे एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 22.7 लीटर। तो अगर कोई एग्जांपल के लिए आपको कह दे कि भाई 55.4 लीटर वॉल्यूम है, तो बताओ जी कितना मोल है, तो आप बोलोगे ऑफ हीलियम है, तो बोलो कितना मोल है, तो आप बोलोगे कि सर 2 मोल है ये। तो कैसे पता किया आपने कि भाई डबल है, डबल इसलिए 2 मोल है। तो फॉर्मूला सिंपल हो गया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जो जिसकी वैल्यू 22.7 होती है। यानी अगर मान लेते हैं कंडीशन और एसटीपी या एनटीपी में से किसी चीज का है, तो मोल का तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द गैस बाई मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो ये 22.4 लीटर होता है एनटीपी पे, और 22.7 लीटर होता है एसटीपी पे। डन। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रहे, वो ये कि पहले के बुक्स में यानी करीब करीब 2001-2002 तक में क्या होता था, माना जाता था कि एसटीपी और एनटीपी बोथ आर नथिंग बट दी सेम थिंग्स। तो जब दोनों को सेम माना जाता था तो पता है कौन सा कंडीशन माना जाता था, एनटीपी पे जो वैल्यूज होती है ना वही मानी जाती थी, यानी 22.4 लीटर है। तो आप कई क्वेश्चंस देखेंगे जो पुराने टेक्स्ट बुक्स के हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होते 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 आ गए हैं स्टडी मटेरियल्स में आजकल के। तो उसमें क्या है कि एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी दोनों पे सेम ले लिया जाता है, और कितना लिया जाता है 22.4 लीटर। बट न्यू कन्वेंशंस के हिसाब से 2001-2 के बाद से आप देखिएगा कि इन दोनों को अलग किया गया, और एनटीपी अलग और एसटीपी अलग, एनटीपी पे 22.4 लीटर और एसटीपी पे 22.7 लीटर। तो ये वैल्यूज हैं। सो वी हैव अ फॉर्मूला जिससे कि हम लोग गैस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर देगा तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की मदद से, और अगर एसटीपी एनटीपी का स्पेसिफिकली सवाल है तो तब तो फिर हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड करके या 22.7 लीटर से डिवाइड करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ मोल से रिगार्डिंग कैलकुलेशंस ही करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या इसमें कोई क्वेश्चन है। हाँ, अपने पास 2 क्वेश्चंस है, नहीं 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलो तीनों क्वेश्चंस को एक एक बार देख लिया जाए। चलिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 1.8 atm एंड 4 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हुआ। 20 ग्राम वाटर जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर लिक्विड के स्टेट में होता है। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ग्राम का वॉल्यूम 1 ml होता है। ये आगे डेंसिटी टॉपिक भी जो है ना, ये आई टीच यू दिस थिंग्स, ये डेंसिटी वाला टॉपिक आई टीच यू कि डेंसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, अगला ही जस्ट टॉपिक। डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये सब चीजें क्या है। यू बिलीव ऑन मी, यू ट्रस्ट ऑन मी, हम जो भी चीजें हैं एकदम जितना कोचिंग लेवल्स में पढ़ाया जाता है, मोर देन दैट, जितना मतलब आपको किसी भी इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी बेस्ट टीचर से प्रोवाइड करवाया जाएगा, आई एम प्रोवाइडिंग दैट कंटेंट टू यू फॉर फ्री, ठीक है। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है 4 डिग्री सेल्सियस, ये 20 ग्राम तो 1 ग्राम पर एमएल, ये तो 20 ग्राम का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो 20 ml होना चाहिए, सिंपल है ना। तो ये कई बार आदमी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ लगाने लग जाता है, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के लिए थोड़ी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगने वाला है, वो तो गैसेस के लिए लगता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री वेस्ट वेसल वाज फिल्ड विद ऑक्सीजन एट एनटीपी एंड वेस्ट, इट वाज देन इवैक्यूएटेड, filled with SO2 at the same temperature and pressure and again waste. The weight of oxygen gas is, बोलता है कि एक प्री वेस्ड वेसल वाज फिल्ड विद, एक वेसल है, एक वेसल है, मान लेते हैं ये वेसल है, ठीक है। इस वेसल में पहली बार क्या भरा गया, तो ऑक्सीजन को भरा गया, ठीक है। कब? एनटीपी पे। तो एनटीपी पे इसका कुछ मास ही आया होगा, क्योंकि एनटीपी पे टेम्परेचर और प्रेशर, एनटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर। तो अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम अगर हम मान लें कि चलो 22.4 लीटर है, तो ऑक्सीजन का कितना मोल भर दिया गया होगा, 1 मोल भर दिया गया होगा। चलो डन है। इट वॉज देन इवैक्यूएटेड, फिर इसको खाली किया गया, फिर इसको खाली करके वॉल्यूम अभी भी इस कंटेनर का 22.4 लीटर ही है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है
तो SO2 को गैस को भरा गया, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, इसी कंटेनर। तो इसी कंटेनर में अगर SO2 को भरा गया तो वी कैन से कि भाई SO2 के जो मोल्स होंगे वो O2 के मोल्स के जितने ही होंगे। इस बात को प्रूव करना बहुत आसान है। एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर मान लेते हैं दो गैसेस हैं अलग अलग, दोनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और R तो सबके लिए सेम होता ही है, ठीक है, और वॉल्यूम भी सेम है, तो फिर तो बच गया एक ही चीज ना, मोल, तो इसको तो सेम होना ही पड़ेगा, तो मोल्स भी सेम होंगे, तो दोनों के मोल सेम हैं, ठीक है। और याद रखेंगे द वेट ऑफ ऑक्सीजन इज, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इसमें और इसमें दोनों में बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी O2 है, इसमें भी O2 है, तो द सेम एज दैट ऑफ SO2। समझ में आया बात ये, क्योंकि नंबर ऑफ मोल अगर SO2 का 10 मोल है और O2 का भी 10 मोल है, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, 20 मोल 20 मोल। जैसे अगर इसका 10 मोल है, लेट अस सपोज की 10 मोल है, लेट अस सपोज की 10 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, ऑक्सीजन एटम का मोल होगा 2 मोल, सॉरी 20 मोल। ऐसे ही इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, तो 20 मोल ही होगा, तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, तो मास विल बी सेम। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। An amount of 6 mole of chlorine atoms at STP occupies a volume of, देखिए 6 मोल जो है वो क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन का एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअल में, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि फ्री स्टेट में क्लोरीन के एटम्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, रादर क्लोरीन एज मॉलिक्यूल Cl2 के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो 6 मोल अगर एटम है तो दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 6 मिल करके कितने बनाएंगे, तो 3, तो Cl2 का कितना मोल बनेगा, तो 3 मोल, ठीक है। और एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो 3 इंटू 22.7 लीटर, तो इट वुड बी आई थिंक 68.1 लीटर। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे that we had taken in this video lecture. In our next video lecture that would be entirely dedicated to the questions related to mole, उसमें अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, and these questions are also from the standard books only that I follow in my offline classroom programs also, ठीक है। तो do like the video and share it to the ones who are in need of it. Thank you so much for watching this video lectures, and do write your feedback in the comment. That is it for today. See you. Bye.